हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग तो छा रहे हैं एकदम ना। मजा आ रहा है आपको क्लास देकर और आपको क्लास लेकर। और जैसे कि मैंने बातचीत की थी आप सभी लोगों से कि ये यूपीपीसीएस और आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने बहुत प्यार लाड दुलार दिया जो इससे पिछला सेशन गया था। उसमें मैंने जैसे कहा कि मैं पॉलिटी के एक एक करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर कराने वाली हूं, तो वास्तव में आप लेकर अपना कॉपी पेन बैठ जाएं और कुछ कुछ चीजें नोट करते चलिएगा। जैसे मैंने कहा स्थानीय स्वशासन के आज बातचीत करेंगे, जो आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 ऋणा तक बात की जाती है। कहां तक? ऋणा तक की बात कही गई है। तो कैसे की गई है, कब इसका गठन हुआ, क्यों स्थानीय स्वशासन लाया गया, कौन इसका जनक हुआ करता था, है ना, क्यों कैसे आया, क्यों भारत में किस राज्य में लगा सबसे पहले और किस जिले में पहले लगा। पहले जिले से शुरुआत हुई थी, है ना, राज्य में नहीं गया था, पहले जिला में गया, फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कैसे कैसे फैला और इसे हमने क्यों भारत में, इसको हम भारत में क्यों लाए, ऐसा क्या था, क्या कारण हुआ जो हमें ये लाना पड़ा। ठीक है, तो आइए आज इसका पूरा एक एक निचोड़ आपके सामने डाउट क्लियर करते हैं और आप लास्ट तक, अगर क्लास शुरू करते हैं तो लास्ट तक देखना पसंद किया करें। आपको दमदार तरीके से इसका पहले थ्योरी देंगे और फिर उसके बाद पीवाईक्यू देने वाले हैं। अब अपना स्टाइल एक नए स्टाइल पर उभर कर आने वाले हैं और वो नया स्टाइल आप सभी लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर अब नहीं पसंद आया तो फिर कब आएंगे भाई? अब झुकेगा तो नहीं ना, आप उन झुकने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ तो आइडिया निकालते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, है ना, और शुरू करते करते आइए आगे बातचीत करते हैं। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आज के बाद फिर आपको पढ़ना तो नहीं पड़ेगा और साथ साथ में इसे आपके आने वाले क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आएंगे वो छूटने वाले भी नहीं है। तो चलिए बातचीत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को यहां पहले दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है? तो मैंने कहा यहां पर आपको दिख रहा होगा आपके बोर्ड पर कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। मतलब हमने जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू की उसको हमने क्यों कहा कि ये विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्वतंत्रता है। कहा गया इसका उद्देश्य, इसका मात्र और मात्र एक उद्देश्य कि जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। मतलब अब अगर आपके ग्राम में ग्राम पंचायतें होंगी, अगर मान लीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। पहले मैंने कहा जैसे आपके पास समस्या है कि आपके घर गांव में आप रह रहे हैं और आपके गांव में समस्या है, ठीक है ना। समस्या ये है कि हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा। और इसके लिए आप कहां जाएंगे? सीधा क्या आप हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? क्या आप लखनऊ उनके सचिवालय पर पहुंचेंगे? नहीं जाएंगे अगर आप एक आम इंसान हैं। तो इसलिए ग्राम स्तर या ग्राम पंचायतें बनाई गई। आपके मोहल्ले से, आपके गांव के एक मुखिया बनाया गया जिसे आप सभी लोग प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। वहीं से ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए एक पंच बनाए गए कि उन पंच लोगों से आप बातचीत कर सकें, अपनी समस्याओं को वहां बता सकें और फटाफट उनको सॉल्व किया जा सके। क्या सरकार घर घर जाकर के आपके समस्याओं का सलूशन देगी? अरे नहीं दे सकती भाई। आप ही का घर थोड़ी ना है कि राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में सिर्फ आपका एक पर्टिकुलर घर है। अरे नहीं, यहाँ पर आपके 75 जिले हैं और 75 जिलों में कहां पर आपका घर है? कैसे आएगी सरकार ना। इसलिए हर राज्य में ग्राम पंचायत दिए जाते हैं। क्या? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, उसी की बातचीत कर रहे हैं ताकि निम्न स्तर से निचले स्तर तक विकास जाए। अगर गांधी जी जीवित होते, संविधान जब लागू हुआ था और गांधी जी होते तो इस संविधान के साथ चिपक क्या बोलते हैं उसको, साथ में लिपट कर आता या चिपक कर आता, ठीक है ना। तो साथ में चिपका कर दिया जाता कि आपके क्या पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है ना। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। केवल एक आर्टिकल में बता दिया गया था कि आपके डीपीएसबी में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत पंचायती राज का गठन किया जाएगा, है ना। यह पंचायत से संबंधित आर्टिकल है, इतना ही तो बताया गया था ना। तो उससे संबंधित है। अब आप 73वें संविधान संशोधन, आइए बातचीत करते हैं। तो क्या कहा गया कि जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक ले जाना है।
संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, किसके, संविधान के भाग 9 के अंतर्गत, भाग 9 मैं बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए, भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर 18 तक के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित या लिए गए हैं। ये मैं भाग 9 बोल रही हूं, भाग 9। आपके टोटल कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे 22 भागों में ये भाग 9 के अंतर्गत इसकी बातचीत की गई है। आगे कहा गया इसके तहत पंचायती राज प्रावधान उल्लेखित है। फिर कहा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में क्या किया गया, तो आप कहेंगे 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची, कितनी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कैसे जोड़ी गई, तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कौन सा, तो आप कहेंगे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और भाग 9 में आपके 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। मैंने कहा 243 से लेकर 243 अड़ा तक की बात कही गई है, ठीक है ना। अड़ा का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए। चा से लेकर कहां तक आएंगे, तो आप यहाँ तक आएंगे। टा से लेकर आप कहां तक आएंगे, तो ठा तक आएंगे। तो 5 10 15, तो 15 आर्टिकल ये होते हैं और एक आर्टिकल आपका ये होता है, तो 16 आर्टिकल। कितने आर्टिकल पूछा गया है, 16 आर्टिकल, नए 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे 16 आर्टिकल हो गए। ये तो मैम 15 ही हुए, लेकिन मैंने बता दिया 16 और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। कहा गया अनुच्छेद 243 खा, 243 खा, या इसी को आप बी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बी, जो आपकी इच्छा करे वो बोल लीजिएगा। कि खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत में, 28, तो प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और आप कहेंगे जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, तो आर्टिकल 243 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में, क्या प्रत्येक आपके 28 के 28 राज्यों में क्या किया जाए, तो ग्राम में, मध्यवर्ती में और आपके जिला स्तर में पंचायतों का गठन किया जाएगा। एक बार नहीं, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है और यहीं से बनते हैं। और क्योंकि ये आर्टिकल ही 243 का, खा, गा, गांगा, चा, छा, जा, जा, जाइया, टा, ठा, डा, 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 अड़ा तक की बात है, तो इसी तरह आएंगे। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, याद करिएगा, ठीक है। कहा गया तथापि खंड 2, मतलब आपके 243 खा के खंड 2 के अनुसार आपके मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकेगा जिनकी संख्या 20 लाख से कम है। क्या है, अधिक नहीं है, जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक ना हो, वहां पर आपके 243 खा के खंड 2 के आर्टिकल के अनुसार यहाँ पर आपके क्या नहीं गठन की जाएगी, तो आप कहेंगे मध्यवर्ती स्तर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बात याद करके रखिएगा। कहा गया 11वीं पंचवर्षीय या 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों की बात की गई। कितने, 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है कितने, 29। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने विषयों का उल्लेख किया गया है, कितने विषयों का, तो आप कहेंगे 29 विषय का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, जिनका दायित्व या जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। किनको गया है, तो आप कहेंगे पंचायतों को सौंपा गया है, ठीक है। जिनका दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है, क्या किया गया, पंचायतों को सौंपा गया है, राज्य विधान मंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। जो आपके 29 विषय आपके अनुसूची 11 में दिए गए, कितने, 29 विषय, आपके कुल 29 विषय दिए गए, उनको राज्य विधान मंडल की विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और आप कहेंगे प्राधिकार प्रदान किया गया है या प्रदान कर सकता है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया पंचायती राज्य सूची का विषय, पंचायती राज किसका विषय है, तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब आपके अनुसूची, जो आपकी अनुसूची नंबर 7 है, इसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो संघ सूची के अंतर्गत अभी आपके 100 विषय जैसे, समवर्ती सूची के अंतर्गत जैसे आपके 61 विषय आते हैं, है ना। तो
समवर्ती नहीं, राज्य सूची के अंतर्गत आपके 61 विषय आते हैं। अब इसी के अंतर्गत एक आपका पंचायती राज भी राज्य सूची का ही विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय। एक विषय आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 243 गा, अभी तक मैंने खा की बात की थी, अब मैं गा पर आई। गा के तहत कहा गया पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान है। तो पंचायतों से कहा गया 243 गा के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल तैयार करेगा ना। अब राज्य का विधानमंडल कौन है? विधानसभा, विधान परिषद है ना। तो वही आपकी तैयार होगी। तो किस पर? 243 गा में क्या? तो पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि 243 सी के अंतर्गत क्या होगा, ऐसे करके प्रश्न आया, या गा के अंतर्गत क्या किसकी बात कही गई, याद रखिएगा। आगे कहा गया है जो आपके राज्य का विधानमंडल तैयार करता है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। अगर पंचायत का चुनाव कराना होता है तो निर्णय कौन लेगा? अब भाई राज्य विधानमंडल से जब आपके प्रावधान लागू हो रहे हैं या प्रावधान किया, तो राज्य सरकार ही तो निर्णय लेगी। क्या केंद्र सरकार लेगी? क्या नहीं, राज्य सरकार ही क्या करेगी? राज्य सरकार द्वारा इनके द्वारा चुनाव कराने के लिए निर्णय लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। आगे आता है, कहा गया पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। अगर एक बार पंचायत बनी या एक बार पंचायत के चुनाव हुए तो लगभग 5 वर्ष, सामान्यतः तो 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन इससे परंतु इन्हें समय पूर्व विघटित किया जा सकता है। मान लो अब आप काम अच्छा नहीं कर रहे हो ना, और क्या मैं आपको प्रधान बनने दूंगी? क्या मैं आपको पंचायत, जो आपकी पंचायतों की अवधि है, तो क्या मैं उसे बनी रहने दूंगी? नहीं रहने दूंगी। लोग आपके ऊपर बवाल करेंगे, विरोध करेंगे, आपके विरुद्ध जाएंगे। आपको सरकार से क्या करना? आपको या तो इस्तीफा देना होगा या तो आपको हटना होगा। तो उससे पूर्व या परंतु कहा गया उन्हें समय पूर्व विकसित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति याद रखिएगा, वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 झा में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 243 झा में। अब कहा गया वित्तीय स्थितियों का जो प्रावधान या पुनर्वलोकन करने के लिए क्या होगा? तो वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। अरे वित्त आयोग का गठन करेंगे तभी ना वित्तीय स्थितियों का हम वित्तीय स्थितियां बांटेंगे। कैसे कैसे हम उनको वित्त देंगे, कैसे पैसा रुपया देंगे? तो वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? 243 झा के द्वारा। तो चा से चाचा, छा से छाता, जा से जिहाद, झा से झरना। तो झा के द्वारा आएंगे कहां पर? तो आप कहेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 243 10 के अंतर्गत आएगा ना। ऐसे भी आप याद कर सकते हो के तहत किया जाएगा। आगे कहा गया 243 माह। अब माह कहां से आ गया? मैम आपने तो ठा तक की बात की, हाँ, लेकिन ये नगर पालिका की बात है। दोनों आप कंपैरिजन करके भी पढ़ सकते हैं। तो कहा गया 243 माह के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थितियों का भी पुनर्वलोकन करता है। इंपॉर्टेंट है, याद करके अपने साथ चिपका करके रखिएगा, है ना। तो अब नगर पालिकाओं के बारे में बताएंगे कि कैसे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना, और इसमें कैसे आपके 18 कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए ना। इन सब की बात करेंगे आगे। आगे कहा गया ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। अब ग्राम सभा का गठन कैसे होगा? तो आप क्या कहेंगे कि ग्राम सभा का गठन ऐसे ही हो जाएगा, हम आप मिल गए बस हो गया? नहीं। तो ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक, जो निर्वाचक नामावली होनी चाहिए, आपके नाम निर्वाचक नामावली या वोटर आईडी होनी चाहिए, पंजीकृत लोगों से, जिनका पंजीकरण होगा, लोगों से मिलकर क्या बनती? ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कहा गया भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक या राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार कई जगह कई एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है टपक करके कि आपके डीपीएसपी में ग्राम पंचायतों का गठन
का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो आपके आर्टिकल नंबर 40 के द्वारा। ठीक है ना। अब आगे जो कहानी है और आगे जो आपका है ये तो आपके लिख कर ले लो, इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। कहा गया है आपका अगला पॉइंट कि 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। कौन सी? 3 स्तरीय। और कौन कौन सी थी? तो आप कहेंगे ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो आपसे पूछा जाता है ये प्रश्न कि ग्राम या 3 स्तरीयों पर, 3 स्तरीय पर ग्राम पंचायतों का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे क्या? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? तो आप कहेंगे 1957 ईस्वी में। खूब ये मिलान करके लिए जिग जैग करके प्रश्न आते हैं। कैसे? जिग जैग श्रेणी पे प्रश्न आते हैं आपके बीच में, अभी बताएंगे क्योंकि और है आपकी समितियां, फिर उनको करके आपको एक प्रश्न भी बताएंगे। ठीक है। तो 3 स्तरीय पर या 3 स्तरीय पर कौन करता है? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता जी करते हैं। ठीक है ना। तो किस पर? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। आप सभी लोग जानते होंगे, आपका ग्राम होगा, आपका ब्लॉक होगा, आपका जिला होगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर पंचायत के चुनाव होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आप सभी के बीच में, कहा गया पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता साहब को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये व्यक्तित्व इनका इतना शानदार है कि पूरे भारत में याद किए जाते हैं कि बलवंत राय मेहता साहब त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किए थे, इसीलिए इन्हें वास्तुकार कहा जाता है, शिल्पीकार कहा जाता है। ठीक है, शिल्पी कहा जाता है। तो आप किन्हें बताएंगे? बलवंत राय मेहता। कहा गया मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में, कौन सी समिति आई? के संथानम समिति आई 1963 में, याद रखिएगा। अपनी रिपोर्ट पंचायतों को समिति राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती या कहा गया राज्य पंचायती या राज्य वित्त निगमों की व्यवस्था की अनुशंसा की थी। अब के संथानम समिति कब आई? तो 1963 में आई। कब आई? 1963 में। यह प्रश्न पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायतियों से संबंधित है, जो राज्य वित्त निगमों की स्थापना की बात या अनुशंसा की गई थी। तो के संथानम समिति कब आई? 1963 में, याद रखना। आगे पॉइंट कहा गया कि पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः, मतलब इन्होंने अपने आप में सुधार किया। देखिए, आप जैसे एग्जाम देते हैं और गलती हो गई, आप फेल हो गए ना, तो जब आप फेल होते हैं ना, ये फेल शब्द, इसका मतलब आप क्या किए? वर्क कर रहे हैं ना। अगर आप एग्जाम में ही नहीं बैठते तो आप फेल ही नहीं होते, है ना। और आप अगर पास हो गए तो फेल का मजा ही नहीं चख पाते कभी भी। तो आप अगर फेल हो गए तो इसका मतलब आप वर्क कर रहे हैं, आप पुनः प्रयास करिए। तो इन्होंने क्या किया? पुनः के संतानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आपके नागौर जिले से, कहां का है? राजस्थान में किया गया था। तो अभी आपसे पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो राज्य नहीं पूछा गया, जिला। किस जिले में? नागौर में। कहां पर है? राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। इंपॉर्टेंट है, चिपका कर रखो। और आपके जैसे मैंने बताया के संथानम समिति 2 बार आई। तो आप एक तो 1963 में आई, फिर 64 में इन्होंने पुनः प्रयास किया, मतलब कुछ सुधार किए, और 1965 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। याद रखिएगा। आगे आता है कि किया गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान या दर्जा प्राप्त किया गया। अभी तक इनको, अब 73वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1992 में आया था। इससे पहले आपका पंचायती राज दर्जा जो था, क्या संवैधानिक दर्जा इन्हें प्राप्त था? नहीं था। 1992 में, या यूं कहें 1993 से लागू हुआ, तब प्राप्त हुआ। इतना लेट क्यों हुआ? अरे बॉटम के, अगर गांधी जी होते तो वो ये कहते थे कि पहले बॉटम को शिक्षित करो और यहां से शिक्षा आपके टॉप पर पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद ये लोग क्या सोचे कि पहले टॉप को शिक्षित करो, ये टॉप से छन छन करके बॉटम वाले भी विकास अपना कर लेंगे। अरे कर पाओगे क्या?
अरे नीचे तक जाती ही नहीं शिक्षा। जिनके पास पैसे नहीं वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं मैम मैं बहुत गरीब हूं, मैम मैं अब मजदूरी करता हूं, मैम मुझे 2 समय की रोटी नहीं मिलती है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आपसे मैं बता रही हूं आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कभी आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जाकर बायोग्राफी पढ़े, कभी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जाकर पढ़े। कई दिनों तक खाना नहीं खाए थे, आप तो खा रहे हैं ना। पेपर बेचकर आपके एपीजे अब्दुल कलाम जी पेपर बेचते थे। आज भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आप सभी लोग बोलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बच्चों के जुबा पर नाम होता है, जुबा पर केसरी नाम नहीं आता है, केसर नहीं आता है ना, नाम होता है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो शिक्षा पाने के लिए आप ये ना कहें मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास कूलर नहीं। अरे गर्मी में पढ़ो, पढ़ने के लिए कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, आप क्या पहले के लोग जब पढ़ते थे तो क्या कूलर पंखा एसी हुआ करता था क्या? अरे आप चले जाओ किसी पार्क पर, शांति से बैठकर पढ़ाओ और अपने घर पर आकर खा पी के सो जाओ, है ना। आप शिक्षा पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिनको लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहा गया है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। किसने दी थी? तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने का प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में आया था। किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद करके रख। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति, कौन सी? पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या ये कौन सी निम्नलिखित में कौन सी ऐसी समिति जो पंचायती राज समिति से संबंधित नहीं है? अब उसमें आपका पीके थुंगन दे देगा, उसमें आपका लक्ष्मीमल भी दे देगा, लक्ष्मीमल सिंघवी भी दे देगा, उसमें आपका क्या कहते हैं बलवंत राय मेहता भी दे देगा, और एक ऑप्शन कुछ और नाम राजीव रख देगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? ये सब आपके पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया पूर्व में 1977 या 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण, अतः भारत सरकार को इन पर विचार करना चाहिए, और इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं पीके थुंगन के अनुशंसा को स्पष्ट इस संस्तुति माना जाता है। कहा गया GVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। कब? 1985 में किया, जिसने पंचायत के चुनाव नियमित रूप से कराए जाने की अनुशंसा की थी। अब आपसे ये जितनी भी समितियां हैं इनसे आपसे प्रश्न बनते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि GVK राव समिति कब आई थी? तो 1985 में आई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब आई थी? तो आपको बताना पड़ेगा कि 1886 में आई थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी 1986 में आई थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1988 में पीके थुंगन समिति ने भी अपनी पंचायती, तो पीके थुंगन समिति भी आई थी कब? 1988 में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपके जैसे मेहता समिति कब आई थी? तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपसे यह भी पूछा जाता है के संतानम समिति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे पंचायती राज से संबंधित है। और कब आई थी? 1963 में। दोबारा कब आई थी? 1964 में। और इस दोबारा गठित की गई थी 1964 में, लेकिन रिपोर्ट कब आई थी? 1965 में। तो इतनी चर्चा आप याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते। कहा गया है 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? आपका मध्य प्रदेश। अब यहां पर राज्य की बात, प्रथम राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश बना था। किससे? 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान या अभिपालन करने वाला, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अनुच्छेद 243 घा का 3, यह आप केवल घा या घा से घर होता है, घा याद रखें। पंचायतों में अभी पंचायतों और अनुच्छेद 243 ना के 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/1 या 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है
कि पंचायत में, आपके ग्राम पंचायत में किस आर्टिकल के अनुसार महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया, तो आप कहेंगे 243 घ के 3 में। और अगर नगर पालिका में पूछेगा तो आप कहेंगे 243 ना के 3 में। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कहा गया तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से, ये किसने कहा था, तो आप कहेंगे तृणमूल लोकतंत्र के द्वारा ये बात कही गई थी। अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए कहा गया पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी किस वर्ष है। आप जिस वर्ष से आप अपना एग्जाम देना शुरू करते हैं उस वर्ष से आप पंचायत का भी चुनाव लड़ सकते हैं। 21 वर्ष रखेंगे। कहा गया अनुच्छेद 243 टा से आप कहां है, अभी पंचायत के अंतर्गत है, के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा परिचर्चा किस आर्टिकल में की गई, तो आप कहेंगे 243 टा के अंतर्गत की गई। किसमें, 243 टा के तहत पंचायत के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है, तो 243 टा के द्वारा किया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद करके रखिएगा। आगे कहा गया है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अनुच्छेद 243 या का, अब तो ये नगर पालिका में पहुंच गए ना, 243 या का के तहत नगर पालिकाओं के निर्वाचन को भी यही आयोग संचालित करता है। तो कौन, तो आप कहेंगे आपके राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग अगर पंचायत की बात की जाएगी तो 243 टा के अंतर्गत, और अगर नगर पालिकाओं की बात की जाएगी तो 243 या का के अंतर्गत इसका गठन किया जाएगा, यह संचालित करता है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने पर आप देखेंगे शहरी स्थानीय, इंपॉर्टेंट है आप याद, शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को शहरी स्थानीय, अब देखो जब ग्राम में ग्राम पंचायत आ गया आपके सभी के बीच में, स्थानीय स्वशासन आ गया, तो शहर वाले ने भाई जलन हुई, इन लोगों ने कहा अरे मेरे लिए भी तो कुछ करिए, है ना। आप बस मतलब आपको याद कराने का तरीका, तो क्या कह रहे हैं कि शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कब, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जब लागू किया गया था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आज कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर सही दे पाता है। बताएं भाई कौन भारत के प्रधानमंत्री जी थे। आगे कहा गया इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। क्या, अभी मैंने 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा था, अब आप 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का जोड़ेंगे और 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। किसको, 12वीं अनुसूची को, तभी ना आप नगर पालिका की बात करेंगे, ठीक है ना। कहा गया नगर पालिका, तो 74वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 243 था के तहत, कौन सा था के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं को 3 भागों में बांटा गया या 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया, तो आप कहेंगे 243 था के अंतर्गत। नगर पालिका मतलब नगर के क्षेत्रों के अंतर्गत आएंगी, मतलब बड़े नगर से लेकर छोटे नगरों तक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन से, तो कहेंगे जिनमें नगर निगम होगा, क्या होगा, नगर निगम होगा, नगर पालिका होगी, नगर पालिका परिषद होगा, नगर पंचायतें शामिल होंगी। तो 3 में जब विभाजित किया गया तो नगर निगम होगा, नगर पालिका परिषद होगा, नगर पंचायतें शामिल है, ये 3 आपके शामिल है, ठीक है। कहा गया नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। जो आपके नगर पालिका होते हैं, जो नगर पालिका के सभी सदस्य कैसे, तो प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया नगर पालिका की, अब क्या बताएंगे आप सभी लोग, अब आपसे पूछा जा रहा है, कहा गया नगर पालिका की जो कार्यकाल अवधि होगी वो भी कितनी होगी, 5 वर्ष। लेकिन इससे पूर्व, हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है,
नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण एवं प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपने कहाँ किया है, जल्दी से बताएं। कब? अभी पीछे वाली स्लाइड में मैंने पढ़ाया, ठीक है ना, के द्वारा अधिकार होता है। कहा गया 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख है। कितने? 18 विषयों का। अभी मैंने 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को बताया था, 12वीं अनुसूची में 18 विषयों की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। किनको सौंपा गया? नगर पालिकाओं को सौंपा गया। इंपॉर्टेंट है। राज्य विधान मंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और कहा गया प्राधिकार प्रदान कर सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 243 या गा के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करना और संपूर्ण जिलों के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन करना। तो आपको क्या याद रखना है कि आर्टिकल 243 या घ के 1 के अनुसार एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। आपको इतना याद रखना है। आपसे पूछा जाता है एक जिला योजना समिति का गठन किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 243 या घ के अंतर्गत किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि अनुच्छेद 243 अणा 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि एक महानगर, जैसे पूछा जाए कि एक महानगर योजना समिति का गठन किस आर्टिकल के द्वारा, तो आप कहेंगे आर्टिकल आपके 243 या अड़ा या अंगा के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कहा जाए भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ था। लॉर्ड रिपन को भारत में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक माना जाता है। यहां तक अगर आपने वास्तव में थ्योरी सेशन ले लिया तो आपका काम हो जाने वाला है। अगर पूछा जाए कि आपसे कि नगर निगम सर्वप्रथम भारत में नगर निगम कब लागू किया या कब स्थापित हुआ था, तो 29 सितंबर और 1688 में मद्रास के क्षेत्र में। कहां पर? मद्रास। कहां पर है आपका मद्रास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका प्रश्न। कहा गया है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? कितनी बड़ी बात कही थी जिसने भी कही थी ना। इन्होंने कहा कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। मतलब छोटे छोटे गणतंत्र हैं। अगर हमारी समस्या आती है तो हम फटाफट सॉल्व करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम जाते हैं ग्राम पंचायत के पास, हमने कहा कि हमारे घर के सामने की नाली टूटी फूटी है, और ऐसे बात करते हैं, अरे यार कंधे में हाथ रख कर बात करते हैं। आप योगी जी से कर पाएंगे क्या? आप अपने सांसद से कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप अपने ग्राम पंचायत के सदस्यों से कर लेते हैं। यार मनोज जी, जो भी जी हो ना, हमारे यहाँ मनोज जी है इसलिए मैं बता रही हूँ ना, तो कहेंगे यार मनोज जी ऐसा है, हमारे घर की जो नाली जाती है उसकी सफाई नहीं हुई 2 महीने से, जरा उसको देख लेना यार, करवा देना। तो ये क्या है? छोटे छोटे गणतंत्र और समस्याओं को फटाफट सॉल्व करना। क्या आप सरकार, अरे सांसद को आप देख लेते हैं ना, तो सेल्फी, केवल सेल्फी के चक्कर में उनके 4-5 तो आगे पीछे कमांडो लगे रहते हैं, है ना। जैसे यूसर अवतरित हुआ है अपने धरती पर, इस तरह तो वो प्रवेश करते हैं। अरे आप यही जनता के द्वारा आए हैं तो आप जनता की सेवा करिए ना। तो अब आप बताएंगे कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ थे। कौन से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 32 देता है क्या? मैंने चर्चा ही नहीं की। आर्टिकल 40 देता है, 48 देता है, 51 देता है ना। तो 48 में क्या बताएंगे आप सभी लोग? हाँ, 48 में तो आप कृषि पशुपालन से संबंधित बातचीत करेंगे। 51 में तो आप शांति चाह रहे थे ना, और क्या बताएंगे? आर्टिकल 40 के द्वारा। किसके? 40 के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका जो आर्टिकल 32 है ये तो आपका संवैधानिक दर्जा देता है ना।
आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 देता है। इंपॉर्टेंट है ना, जो अगर इसी को संविधान की आत्मा अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कही गई, तो आर्टिकल 32 को कहा गया है। या यूं कहें कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, समान सिविल संहिता के संबंध में नहीं। ये तो आपके डीपीएसबी में आर्टिकल 44 के अंतर ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, किससे, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित बातचीत की गई। नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में अरे आर्टिकल 40 की बात कर रहा है, तो नगर पालिकाएं कहां आ जाएंगी, है ना, ये नगर पालिका यहां नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, तो किसके, भारतीय संविधान के मूल अधिकार। अरे मूल अधिकार क्यों जाएगा भाई, कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्यों जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक अरे तत्व क्यों जाएंगे। हमने क्या किया है, तो स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया है, तो किसके द्वारा, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और लागू कब होता है, 1993 में, ठीक है ना, 1993 में। लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या हुआ था, पंचायती राज का सबसे पहले उद्घाटन कहां पर, नागौर जिला राजस्थान में किया गया था। और ये वाला पूछा जाएगा तो आपके एमपी में, किस राज्य में शुरू होता है, एमपी में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, बताएं भाई, तृतीय तल कब जोड़ा गया, 1990 में, 92 में, 91 में, 93 में, तृतीय तल कब जोड़ा गया, जल्दी से बताओ भाई, कब जोड़ा गया। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 में जोड़ा गया था। 92 के 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 1993 में जोड़ा गया। कब, 1993 में। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 73वें संविधान संशोधन बिल हेतु कानून की संवैधानिक दर्जा। अरे मेरी बात सुनना, ऐसे प्रश्न है आपका कि आपका प्रश्न ये है कि पंचायत आपका 73वें संविधान संशोधन, 73वां प्रश्न सुनिएगा पहले। कहा गया 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संवैधानिक संशोधन बिल से हुई है, तो किस बिल से हुई है इसकी चर्चा पूछी जा रही है। किस बिल से, तो आप कहेंगे 61वें बिल से, 62वें से, 63वें से, 64वें से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, कई इसके उत्तर हो सकते हैं, कहीं कहीं पर हो सकता है आपका क्या मान लिया जाए, तो आप ये भी कहें कि 64वां, क्योंकि 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री आपके राजीव गांधी जी 1989 में लोकसभा में क्या किए थे, प्रस्तुत किया गया था। लेकिन क्या प्रस्तुत, हालांकि इसे क्या किया गया था, राज्यसभा में पारित नहीं होने दिया गया था। फिर 72वें संविधान संशोधन को 1991 में संसद में प्रस्तुत किया गया और उसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत किया या अधिनियमी बनाया गया था। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाए, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको 64वां और इनमें से कोई नहीं होता और केवल डी ऑप्शन होते तो फिर आप 64 मार सकते थे। मैंने मारने की बात की है केवल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है, तो 73वें संविधान संशोधन किसकी बात कर रहा है, तो आप कहेंगे पंचायत की। तो पंचायत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा है ना, इसी में भाग 9 जोड़ा गया ना, अनुसूची 11 जोड़ी गई, अनुसूची 11, इसमें आपके 29 विषय जोड़े गए। कितने, 29 विषय जोड़े गए, है ना। इसमें आप कहेंगे आपके कितने, तो आप कहेंगे 16 आर्टिकल जोड़े गए। कितने आर्टिकल जोड़े गए, कितने, 16 आर्टिकल जोड़े गए। इंपॉर्टेंट है ये बात भी, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन से, 73वें। अगर 74वां संविधान तो नगर पालिकाओं से संबंधित था, ठीक है ना। इसमें आपके 18 विषय जोड़े गए, कुल आपके 18 अनुच्छेद भी थे ना। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है, तो 226 के द्वारा। तो आप मूल अधिकार को क्या करते हैं, मूल अधिकारों के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 243 के द्वारा। किसके, 243 से लेकर 243
आड़ा तक जाते हैं, ठीक है ना। 16 आर्टिकल आते हैं, कितने? 16। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बस यहीं तक क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें अभी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है। अगली जो क्लास होगी इसी से संबंधित क्लास होगी आपके सामने, और यहां पर आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि इनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास जो है ये यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, है ना। थैंक यू आप सभी लोगों को। अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं इसी स्थानीय स्वशासन से प्रश्न लेकर के, क्योंकि इसके प्रश्न खूब बने हैं। लगभग आपके 150 से लेकर 200 प्रश्न हैं जो आपके कहां पर है, यूपी पीसीएस आरओ में पूछे जाएंगे। सिर्फ मैं पीसीएस की बात करूं, पीसीएस और आरओ की, है ना। तो इनको एक बार सॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और इन्हें आप अगर कर ले गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित आप अटक नहीं सकते हैं। तो अगर आपने लास्ट तक क्लास देखी तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान। जय हिंद, जय भारत।